हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटें दिसंबर 2024 की क्लासेस चल रही थी और जिसमें आप लोगों ने लगातार मांग की थी कि जो न्यू एनसीईआरटी आई है, जो न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 की आई है, उसका सिलेबस करवाइए। उसमें कुछ खास तो नहीं बताया गया है, तो उसमें खास बताए गए हैं, लेकिन मात्र 10 से 15% चीज़ें 10 से 15% चीज़ें बताई गई हैं और 85% वही है पुरानी। तो 85% तो आपको पहले पुराना पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं तब भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप निश्चित ही आपको उत्तीर्ण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों की मांग को ही मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या किया है कि आपकी ओल्ड एनसीईआरटी तो चल ही रही है, साथ में हम न्यू भी एनसीईआरटी करा रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का हमारा 3 चैप्टर हो गया है, अब ज्योग्राफी ख़त्म हो गई, उतना ही पॉइंट था। अब हिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं, शायद या 4 या 3 है। ठीक है, हिस्ट्री के 4 हैं या तो 3 हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें लगातार देखते रहेंगे। तो उसी में अध्याय 4 को हम देखेंगे, इतिहास की समय रेखा आज हम जानेंगे और उसके स्रोत, ये हमारे चैप्टर का नाम है। चलिए फिर ज़्यादा आप समय वेस्ट नहीं करेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट जो हाईलाइट नहीं किया गया है, लेकिन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है। नई दिल्ली में है राष्ट्रीय संग्रहालय। नेशनल म्यूजियम कहाँ है? नई दिल्ली में है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है इसमें। हाँ, अगला पॉइंट है कि विज्ञानी कौन होते हैं? जो पृथ्वी से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों का अध्ययन करते हैं, वो भूविज्ञानी होते हैं। जीवाश्म विज्ञानी कौन होते हैं? जो जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, वो जीवाश्म वैज्ञानिक होते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं? जीव के अस्म, मतलब जीव के जो अंश होते हैं। जीवाश्म के बारे में लिखा गया है, जीव जंतुओं के पदचिन्ह या पौधों के अवशेष, मतलब जीवों के अवशेष या पौधों के अवशेष जो मृदा अथवा शिलाओं की परतों के बीच संरक्षित मिल जाते हैं, उन्हीं का अध्ययन करने वाले जीवाश्म विज्ञानी होते हैं और यही जीवाश्म होते हैं। जीवाश्म मतलब समझे आप? जैसे कि मान लीजिए हड्डियाँ मिल गई, किसी के नाखून मिल गए, एक छोटे से टुकड़ा नाखून का मिल गया, पौधों में से कुछ किसी के बीज मिल गए, तो ये क्या है? जीवाश्म है। जीव जंतु के पदचिन्ह या पौधों के अवशेष जो कि मृदा में कहीं या फिर शिलाओं में संरक्षित हो जाते हैं, वही जीवाश्म होते हैं। और जीवाश्म का अध्ययन करने वाले जीवाश्म विज्ञानी कहलाते हैं। मानव और मानव के विकास से संबंधित, मानव की संस्कृतियों का अध्ययन, मानव के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक मानव विज्ञानी कहलाते हैं। पुरातत्व चीज़ें जो होती हैं, पुरातत्व मतलब कि मानव, पौधों और पशुओं के द्वारा पीछे छोड़े गए अवशेष, जैसे कि उपकरण, घड़े, पात्र, मनके, मूर्तियाँ, खिलौने, हड्डियाँ, पशुओं तथा मानव दांत, इन सभी चीज़ों को, मतलब जो पुरातत्व चीज़ें होती हैं, उनसे संबंधित उनकी जो खोजबीन करने वाले होते हैं, वो पुरातत्व वैज्ञानिक कहलाते हैं। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि आज के समय में विश्व भर में सामान्यतः ग्रेगोरियन कैलेंडर का ही यूज होता है। आज के समय में हम किसका यूज करते हैं? जो हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर है, जो मोबाइल आज में भी दिया रहता है, वो कौन सा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। साथ ही त्योहारों की तिथियों की गणना एवं अन्य मांगलिक कार्यों के लिए हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी आदि अन्य तिथि पत्रों का भी उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि आप डेट आदि देखने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ शादी विवाह का अगर कोई कार्यक्रम रखना होता है, किसी भी कोई मांगलिक कार्य करना है, ठीक है, या फिर कोई त्यौहार होता है, त्यौहार देखना होता है, तो आप क्या करते हैं? आप अपने पंचांग या पत्रा को खोलते हैं ना, जो शक संवत है या विक्रम संवत है, आप क्या करते हैं? अन्य कैलेंडर्स को देखते हैं ना, जो आपके मांगलिक कार्यों के लिए, जो आपके कुछ अन्य कैलेंडर हैं उनको भी देखते हैं। वैसे ही मुस्लिम अपने कैलेंडर कुछ देखते हैं, यहूदी के अपने हैं, चीनी के अलग अपने हैं, इन लोगों का नव वर्ष भी अपना अपना होता है। तो ये इसमें बताया गया है। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है? इस कैलेंडर का उपयोग अब विश्व भर में होता है, जिसमें दिन कितने होते हैं? 365, और इसको 12 भागों में बांटा गया है। 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष बाद एक अधिवर्ष आता है, जिसमें दिन 366 हो जाते हैं। और इस प्रकार शताब्दी वर्ष, जैसे कि 1800, 1900, 2000 आदि सभी अधिवर्ष होंगे यदि वह 400 से विभाजित होंगे। मतलब कि अगर आपका वर्ष 4 से विभाजित हो रहा है तो वो लीप वर्ष होगा। और आपका अगर शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष आपका 400 विभाजित होना चाहिए ना। शताब्दी वर्ष जैसे कि 2000 हो गया, 1600 हो गया, 1700 हो गया, 1800 हो गया, जिसमें लास्ट में 2 जीरो आते हैं, वो 400 विभाजित होंगे, तब वो लीप वर्ष है। और अगर आपका वर्ष है वो 4 से विभाजित हो रहा है, तब वो लीप वर्ष होता है, जैसे कि 2024। ठीक है, आगे देखते हैं। इसलिए दिए गए शताब्दी वर्षों में से केवल 2000 ही लीप वर्ष माना जाएगा। तो इसमें से लीप वर्ष कौन सा हो जाएगा? 1800 नहीं होगा। 1804 से तो कटेगा, लेकिन लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 400 से 1800 नहीं कटेगा, 1900 भी नहीं कटेगा, 2000 जो है, तो जो शताब्दी वर्ष 2000 है, ये लीप शताब्दी वर्ष है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आप समझ लीजिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में।
और मांगलिक कार्यों के लिए अन्य कैलेंडर्स का भी हम यूज करते हैं। अब इस पुस्तक में हमने आपको पिछले में बताया था कि कॉमन एरा या बिफोर कॉमन एरा क्या होता है। जो ईसा पूर्व चीज़ें होती हैं जिसको क्या कहते हैं, बीसी कहते हैं, उसी को बीसीई कहते हैं। और एडी को ही हमने क्या देखा था, कॉमन एरा कहा जाता था ना, एडी को ही कॉमन एरा कहा गया है। अब इसमें क्या है कि जो नई बुक आई है उसमें हमने क्या देखा है कि बिफोर कॉमन एरा जो ईसा पूर्व की बातें होती हैं उसको इसमें क्या दिखाया गया है, सामान्य संवत पूर्व, सामान्य संवत पूर्व, ठीक है। और जो कॉमन एरा है उसको संवत पूर्व दिखाया गया, सामान्य संवत दिखाया गया। तो बिफोर कॉमन एरा को सामान्य संवत पूर्व दिखाया गया है, कॉमन एरा को यानी कि जो एडी दिखाना था उसको हिंदी में इन्होंने क्या दिखाया है, सामान्य संवत दिखाया गया है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। इस प्रकार की गणना में एक दिक्कत भी है। वो दिक्कत क्या है कि ग्रेगोरियन तिथिपत्र में कोई भी वर्ष शून्य को नहीं दिखाता है, कोई भी वर्ष शून्य को नहीं दिखाता है। यानी कि आप क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये आपका यहाँ ईसा मसीह का जन्म माना जाता है तो ये जीरो नहीं होता, ये जीरो नहीं होता। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, एक सामान्य संवत पूर्व आ जाएगा, यहाँ से एक समान संवत सीधा आ जाता है। ये एक समान संवत हो जाएगा और ये कि एक समान संवत पूर्व होता है, ठीक है। बीच में जीरो तो आता ही नहीं है ना, यही दिक्कत है। अब इसी के प्रकार अब इसी को ध्यान में रखिए, इसको ध्यान रखिए कि अगर दो समान संवत पूर्व से लेकर दो समान संवत तक का समय रेखा आपको बनाना होगा तो टोटल जो समय हो जाएगा वह 3 वर्ष होगा। टोटल समय क्यों हो जाएगा 3 वर्ष, क्योंकि बीच में जीरो आएगा ही नहीं ना। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम ध्यान रखिएगा किसी भी समान संवत पूर्व तथा समान संवत की तिथियों के बीच के वर्षों की अगर गणना करना है तो दोनों को जोड़ के केवल 1 से घटाएंगे, 2 से नहीं घटाएंगे, केवल 1 से घटाएंगे। जैसे कि मान लीजिए महात्मा बुद्ध का जन्म माना जाता है कि 560 बीसी में हुआ था, 560 बीसी में हुआ है और अभी 2024 एडी चल रहा है। तो प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि इन दोनों के बीच में समय का अंतर कितना है तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा, दोनों को जोड़ने के बाद आएगा 2584 ना, 2584 आएगा। उसमें से 1 घटा देंगे तो दोनों के बीच के अंतर कितना है, 2583 वर्ष हो चुके हैं, ठीक है। इसको ऐसे हम लोग करेंगे। इसमें ये बताया गया है कारण केवल 1 घटाते हैं क्योंकि शून्य है ही नहीं, इसलिए हमको शून्य की अनुपस्थिति के कारण केवल 1 घटाएंगे, 2 नहीं घटाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं शताब्दी क्या होता है। जो 100 वर्षों का कालखंड होता है वही शताब्दी होता है, ठीक है। इतिहास में एक समान संवत से लेकर प्रत्येक 100 वर्ष के लिए शताब्दी की गणना की जाती है। और उदाहरण के लिए वर्तमान में हम 21वीं शताब्दी में हैं। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्या कभी कभी लगता है कि हम 22वीं शताब्दी में हो सकते हैं या 20वीं में हो सकते हैं ना, 2000 है तो 20वीं कुछ लोग समझेंगे, नहीं हम 21वीं शताब्दी में है क्योंकि यह 2001 से शुरू हुई है और 2100 तक चलेगी। 21वीं शताब्दी 2100 तक चलेगी, फिर 22वीं शताब्दी आ जाएगी ना, फिर 22वीं शताब्दी आ जाएगी। सहस्त्राब्दी क्या होता है कि 1000 वर्षों का जो कालखंड होता है वो सहस्त्राब्दी होता है। इतिहास में एक साधारण संवत से लेकर प्रत्येक सहस्त्र वर्ष मतलब प्रत्येक 1000 वर्ष के बाद एक सहस्त्राब्दी की गणना की जाती है। उदाहरण के लिए हम तीसरी सहस्त्राब्दी में हैं जो 2001 से लेकर 3000 सहस्त्राब्दी 2001 समान संवत से लेकर 3000 समान संवत तक चलेगी। तो हम ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सी वाली सहस्त्राब्दी में है, तीसरे में है, जो कब से कब तक है, 2001 से लेके 3000 समान संवत यानी कि एडी तक है। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट इतिहास के स्रोत दिए गए थे, इंपॉर्टेंट है। इतिहास के स्रोत में देख लेते हैं कि सब एक में ही दिए गए थे। तो मौखिक स्रोत पहले देखते हैं, पहले मौखिक स्रोत देख लेते हैं। वंशावलियाँ, मौखिक स्रोत मतलब हम सुनते हुए आ रहे हैं वंशावलियाँ कि बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद फिर जहांगीर आया ना। तो ये सारी चीज़ें जो हम सुनते आ रहे हैं वंशावलियाँ का पता चलता है। लोक साहित्य बहुत सारे जो कथाएं सुने, जो जातक कथा जैसे कोई हो गई, जातक कथा क्या है, लोक कथाएं ही हो जाएंगी ना, तो जातक कथाएं, तो ये क्या है मौखिक स्रोत हो जाएंगे। अब मौखिक स्रोत के अलावा भी कुछ स्रोत होते हैं जैसे कि शिलालेख हो जाएंगे। शिलालेख में पांडुलिपियाँ बहुत ज़्यादा ताम्रपत्र मिली हैं। पांडुलिपियाँ अलग होती हैं, ताम्रपत्र जो मिले हैं मतलब कि जो पत्तों पे लिखे जाते थे ना, पत्तों पे लिखे जाते थे, सिक्के मिले हैं, ये क्या है शिलालेख के काम करते हैं। अब पुरातात्विक स्रोत देख लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत में देखते हैं कि स्मारक हो जाएगा, जो विभिन्न स्मारक मिले हैं और विभिन्न जो टीले मिले हैं, ये क्या है पुरातात्विक स्रोत हो जाएंगे। उत्खनन में हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जैसे कि मानव के अवशेष मिले हैं ना बहुत सारी जो कब्रें मिली हैं, पशु पौधे के अवशेष मिले हैं, उपकरण और हथियार मिले हैं, हमें मूर्तियाँ आभूषण मिले हैं। तो ये सब क्या है उत्खनन से मिले हुए चीज़ें हो जाएंगी।
मृदभांड और खिलौने मिले हैं, निवास स्थान तथा समाधान भी मिले हैं। तो ये सब क्या है, उत्खनन वाली सारी चीज़ें ये स्रोत के रूप में आ जाएंगी। कलात्मक स्रोत भी होते हैं, जैसे कि चित्रकला भी हमें बहुत सारी मिली है, मूर्तियाँ मिली हैं ना, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता से मूर्तियाँ भी मिली हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, कलात्मक स्रोत हो जाएंगे। पट्टिकाएँ या पैनल भी मिले हैं। विदेशी विवरण होते हैं साहित्यिक स्रोत। विदेशी विवरण क्या होते हैं, साहित्यिक स्रोत हो जाते हैं। जैसे कि यात्रा वृत्तांत मिला है, बहुत सारी यात्रा वृत्तांत है ना, इब्न बतूता ने अपनी बुक लिखी थी, ठीक है, बहुत सारे, अलबरूनी ने अपनी किताबुल हिंद लिखी, ऐतिहासिक वृत्तांत भी मिलते हैं। भारतीय साहित्य में क्या क्या आता है, वेद और इतिहास हमारा आ जाता है। कविता और नाटक के अंदर जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, ये भी हमें बताता है इतिहास के बारे में। ऐतिहासिक लेख कुछ हो गए, जो कहानियों के संग्रह हो गए, वो भी आते हैं। तो इतिहास के स्रोत जो जो होते हैं, आपको इसको लर्न नहीं करना, आपको बस देखना है, आपको इसको लर्न नहीं करना, देखना है। इसमें प्रश्न अगर बनेगा तो ऐसे बनेगा कि क्वेश्चन दे दीजिए कि ऋग्वेद किस प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत हैं, तो वो भारतीय साहित्य से संबंधित हो जाएंगे। प्रश्न बन जाएगा कि जो प्रश्न बन सकता है क्या, कि जो मूर्तियाँ मिली हैं, जो हमें हड़प्पा कालीन मूर्तियाँ मिली हैं, वह इतिहास के किस प्रकार के उदाहरण हैं स्रोत के, तो कलात्मक स्रोत के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न ऐसे बनेगा कि किताबुल हिंद बुक जो है वह किस प्रकार के स्रोत का उदाहरण है, तो साहित्यिक स्रोत अगर आया होगा साहित्यिक स्रोत, नहीं तो विदेशी विवरण। तो ऑप्शंस के अनुसार आपको एलिमिनेशन करना है और यही इसमें बताना है। आगे देखते हैं, मानव इतिहास का प्रारंभ। होमोसेपियंस मानव लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, होमोसेपियंस जो हैं, जो हम आधुनिक मानव जो हम लोग हैं, वह लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व से ही पृथ्वी पर रह रहे हैं। यह एक लंबा समय प्रतीत होता है, लेकिन यह मात्र 1% भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये जो पृथ्वी का इतिहास है उसका 1% ही है, बाकी 99% बाकी चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जो इतिहास का केवल 1% है, वही होमोसेपियंस का जो लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व है। सोचिए 3 लाख कितनी बड़ा वर्ष होते हैं ना, वो केवल पृथ्वी के इतिहास का 1% ही है, 99% तो बाकी सारी चीज़ें हैं। तो ये सोच लीजिए, यह एक लंबा समय प्रतीत होता है, परंतु यह पृथ्वी के इतिहास का एक छोटा सा ही अंश मात्र है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हिम युग जो आइस एज आया था, उसके बारे में देख लेते हैं। हिम युग या आइस एज लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक रहा। हिम युग लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक रहा था। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है पल्ली क्या होता है। अगला पॉइंट है पल्ली होता है एक छोटी बस्ती अथवा छोटा गांव। छोटी बस्ती अथवा छोटे गांव को क्या कहा गया, पल्ली कहा जाता है ना। छोटी बस्ती अथवा छोटे गांव को क्या कहा गया, पल्ली कहा गया। चलिए फिर इसी के साथ आज के चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसको PDF में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।